ओके, सो नाउ विल डिस्कस अबाउट टेस्ट, है ना। टेस्ट कैसा हुआ आप लोगों का? हाउ वाज द टेस्ट? जी, हाउ वाज द टेस्ट? नाइस, वेरी इजी। ओके, एनी डाउट? कोई डाउट टेस्ट में? टेस्ट पेपर डिस्कस करना है। चलिए, टेस्ट पेपर डिस्कस करना है। लास्ट क्वेश्चन है ना, वो परसेंटेज वाला है ना। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और जस्ट शेयर लास्ट वाला क्वेश्चन। जस्ट शेयर इट, लास्ट वाला क्वेश्चन। ओके जी, क्वेश्चन है आप लोग के पास, सबके पास क्वेश्चन है। ऑल ऑफ यू आर हैविंग क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर आप सबके पास है, टाइप कीजिए। चैट में टाइप करें 1 2। क्वेश्चन पेपर आपके पास है? नहीं है? चलिए, मेरे पास क्या एकदम एकदम दूसरे फॉर्मेट में क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। राइट, आई एम ट्राइंग टू शेयर। ओके, ये सभी देख पा रहे हैं क्वेश्चन? आर एबल टू सी द क्वेश्चन पेपर? यहाँ दूसरे फॉर्मेट में है, तो क्वेश्चन पेपर नहीं दिख रहा अभी। बॉडी यूनिफॉर्मली, बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली डिस्टेंस ऑफ डॉलर RM 13.8 ऐसा दिख रहा है आपको, है ना। नाउ तो यहाँ पे इस पेपर में ऐसा आपको अलग इसलिए दिख रहा है कि ये ऐप में जब हम बैकएंड में डालते हैं ना, तो फिर फ्रंट एंड में आपको ऐसा दिखता है। तो डायरेक्टली हम डालें तो आपको ऐसा दिखेगा, है ना। तो इसलिए अच्छे से दिखे, इसलिए आपको ऐसा पेपर हम डाल के दे रहे हैं। सो नाउ यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कितने 15 सवाल थे। आई थिंक 15 के 15 ही इजी हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन में डाउट है ना बहुत बच्चों को। तो देखिए लास्ट में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है ना, इसका आंसर सी है। एक करेक्शन है इसमें, है ना। इसका आंसर क्या है भाई? सी है। इसका आंसर सी है, इसका आंसर ए नहीं, इसका आंसर सी है। ओके, तो इसमें एक करेक्शन है। जितने लोगों ने सी किया है उनको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को हम देखते हैं ध्यान से। 14 में डाउट है किसी बच्चे को? क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट है? एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 14? नो, सारे लोगों ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 14? पक्का? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, देखिए ध्यान से। सो क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसा बोला जा रहा है, आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं ना। कितने स्टेटमेंट दे रखे हैं? 2 स्टेटमेंट। और इन दोनों स्टेटमेंट में ये लिखा गया, पहले में लिखा गया out of the two measurement 50.14 centimeter and 0.000025 एम्पियर, 2 रीडिंग ली इन्होंने। ये बोल रहे थे फर्स्ट वन हैज अ ग्रेटर एक्यूरेसी। ठीक है, पहले वाले को क्या बोला इन्होंने? ग्रेटर एक्यूरेसी। और दूसरी बार ये कहा गया इन्होंने कि 478 किलोमीटर इट इज ट्रेवलिंग बाय रेल एंड 397 मीटर बाय रोड, है ना। तो क्या पहला स्टेटमेंट करेक्ट है या सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर बोथ आर करेक्ट, है ना। तो इस बात को हम देखते हैं। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे पहले वाले सवाल में, अगर आप देखो ध्यान से, पहले वाले सवाल में आप देखिए, तो उसमें क्या बोला है? एक रीडिंग जो है आपकी, पहली रीडिंग वो कितनी है? 50.14। और जो आपकी जो दूसरी रीडिंग है वो कितनी है? 0.0025 समथिंग लाइक दैट, है ना। सो नाउ यहाँ पे पहली रीडिंग कितनी है? पहली रीडिंग है हमारे पास 50.14 और दूसरी रीडिंग कितनी है हमारे पास? 0.0025 समथिंग लाइक, है ना। सो नाउ अभी यहाँ पे आप देखो पहले रीडिंग को, अगर आप देखो तो इस पहली रीडिंग में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है? तो पहली रीडिंग में देखिए यहाँ पे डेसिमल है, नॉन जीरो डिजिट कितने हैं? 1 2 3। ओके, बीच में क्या है? डेसिमल है, और यहाँ पे क्या है? जीरो है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो हो गया कितने हो गया? होगा हमारे पास 4। करेक्ट। नाउ अगर आप दूसरे में देखो ध्यान से, तो ये इसका भी रूल मैंने आपको बता रखा है। इसका रूल क्या बता रखा है कि ऐसा नंबर जहां पे क्या हो भाई,
वो एक से क्या हो, नंबर छोटा हो, नंबर इज लेस देन 1, और उसमें आप ढूंढते हैं कि पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, तो हमने ढूंढ लिया भाई पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है हमारा। इस 2 के नॉन जीरो डिजिट, 2 के पहले जितने भी जीरोस होंगे क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, यानी कि ये जो आपका 2 और ये 5 ये दोनों क्या है अभी आपके सिग्निफिकेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गया भाई, 2 आ गया, है ना। नाउ अब देखिए ध्यान से, एक्यूरेसी किसमें सबसे ज्यादा है ना। मान लो मेरे पास एक मशीन 1 है, एक मशीन 2 है, करेक्ट। तो मशीन 1 ने मुझे एक रीडिंग दिया, ऐसा रीडिंग दिया, तो इसमें मशीन 1 ने जो रीडिंग ला के दिया उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, 4, है ना। मतलब कि मशीन ने जितनी भी रीडिंग मुझे दी है उसमें सारे के सारे डिजिट्स क्या है, सिग्निफिकेंट है ना। इसका मतलब क्या हो गया, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे उतनी यहाँ की एक्यूरेसी क्या है, ज्यादा है, करेक्ट। जबकि दूसरे मशीन में आपने देखा तो इसका जो रीडिंग आया वो रीडिंग क्या है, वो रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है या नहीं कैसे देखेंगे, तो इसमें जो इन्होंने रीडिंग दी है मशीन ने, उसकी पूरी की पूरी रीडिंग में सिर्फ ये 2 नंबर ही सिग्निफिकेंट है ना, 2 नंबर ही सिग्निफिकेंट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जिस मशीन में जिसकी रीडिंग में जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है उसकी रीडिंग क्या है भाई, उतनी ही एक्यूरेट है, उतनी ही एक्यूरेसी है उसमें, करेक्ट। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इस बात को ऐसे ध्यान में रखेंगे कि एक्यूरेसी एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। तो जो मशीन जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में आपको आंसर देती है, रीडिंग देती है, उसकी रीडिंग क्या होती है, उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होती है, करेक्ट। सो इसके हिसाब से क्या है भाई, या ये ऑप्शन ए क्या है आपका, करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए देखते हैं ऑप्शन बी पे देखते हैं। सो ऑप्शन बी क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, if one travels 478 kilometer by rail and 397 meter by road, the total distance traveled is 478 kilometer। है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड ऑप्शन को। सो ना अगर आप सेकंड ऑप्शन की बात करें, सो पहले बार कितना चलता है 478 किलोमीटर, ओके, कैसे, ट्रेन से। नाउ दूसरी बार में चलता है कितना, ये चलता है 397 मीटर, है ना। सो अगर इसका टोटल डिस्टेंस मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो ये हो गया आपके पास 478 प्लस इसको लिख सकता हूँ 0.397 किलोमीटर, ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट। तो इसका जो टोटल जो डिस्टेंस हुआ, टोटल अगर इसको जोड़ेंगे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 478.397, है ना। अब आप याद करो कि आपने जो एडिशन का जो रूल पढ़ा था, जब आपके पास डेसिमल वाले नंबर हो, सिग्निफिकेंट डिजिट का जब आपने एडिशन पढ़ा था तो उसमें क्या बताया गया था, हमारे आंसर में उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए जितना कि किसी एक नंबर के सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, है ना। अब देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है भाई, इसमें है 3, इसमें भी कितने हैं, 3 है, करेक्ट। तो यानी कि हमारे जो आंसर है, हमारे आंसर में भी कितने होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर, 3 ही होना चाहिए, करेक्ट ना। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इनको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, करेक्ट। अभी हमें कितने नंबर चाहिए, हमें 3 ही नंबर चाहिए, कितने नंबर चाहिए भाई, हमारे आंसर में 3 ही चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास जो 3 दिख रहा है, इस 3 को क्या करना पड़ेगा, हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, करेक्ट। नाउ अभी देखिए 3 क्या है भाई, ये 3 5 से छोटा है, 3 को हम ऐसे ही उड़ा देंगे, इन नंबर की केयर हम नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 478 किलोमीटर। यस, एनी डाउट, सोचो, एनी डाउट, सबको समझ में आया, दोनों स्टेटमेंट समझ में आया, टाइप करके बताइए फास्ट, एनी डाउट फिर से बताएंगे एवरीवन। ओके, कितने लोगों ने इसका आंसर सी टिक किया था, बोथ आर करेक्ट, कितने लोगों ने टिक किया था सी या फिर छोड़ दिया, ओके, जितने लोगों ने सी करेक्ट किया है उनको मार्क्स मिल जाएंगे। तो रोशन पति का लोगों ने किया है, ओके ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट है किसी बच्चे को, रियल लाइफ में गलत होगा, क्यों भाई, क्यों गलत होगा,
अभी देखो ना, आप 500 किलोमीटर चलते हो, ये 478 क्या है, 478 कितना किलोमीटर हो गया, बहुत ज्यादा हो गया भाई, है ना। तो अगर मान लो आप भाई जैसे आर्मी में क्या होता है, लोग एनडीए में जब जाते हैं तो पहली बार उनको 30 किलोमीटर का उनको ओवरनाइट रन होता है, मैराथन रन। उनको 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी होती है, बट क्या करते हैं, उनको ट्रिक करके 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को 31 बना देते हैं, और वहां पे लास्ट पे लिखते हैं दिस इज योर एंड पॉइंट। एक्चुअली क्या, 30 से ज्यादा होता है, तो उनके माइंड में क्या होता है, 30 30 30, है ना। तो वो सोचते हैं अब इतना आ गया तो उतना क्या रह गया, समझ रहे हैं ना। तो एक्चुअली अगर आप देखो ना, तो ये जो 397 मीटर है, ये 478 के कंपैरिजन में क्या है, काफी 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 ही कम है ना। चलो आप इसको क्या कर लो, 478 को आप मीटर में चेंज कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 478, है ना। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 2 3, है ना। अभी कितना हो गया, हो गया 4,78,000, है ना। और ये कितना है आपके पास, 397 या 387, यस। तो क्या ये इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है कि नहीं, बहुत ही कम। हाँ सर, बट द क्वेश्चन नॉट टेल टू सॉल्व बाय सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये तो आपको समझना होगा ना, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे जो आपका, यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन में क्या लिख रखा है, इस ऑप्शन में आपको सीधे सीधे ये बता रखा है, इफ वन ट्रेवल्स 478 किलोमीटर बाय रेल एंड 397 बाय रोड, द डिस्टेंस ट्रेवल इज 478 किलोमीटर। इस बात को आपको देखना पड़ेगा कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो आप वहां पे क्या कर रहे हैं, आप 478.397 लिख रहे हैं, है ना। नाउ अभी बाय डिफॉल्ट ये सवाल हो गया आपका सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। यानी कि आप डेसिमल के बाद कुछ डिजिट आया है, एक 478.0 है, दोनों को आपने ऐड किया, दोनों में क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स है, समझ रहे हैं इस बात को। तो इसमें क्या है, आपको यहीं पे आपको दिमाग लगाना होता है ना। आप तो जानते हो, दो नंबर का सिग्निफिकेंट डिजिट का एडिशन दिया हो तो कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन वो कैसे करना है ना। यहाँ पे आपको देखना होता है कि एक्चुअली आपको दिमाग यहाँ लगाना है, समझ रहे हैं ना। ऑफ कोर्स इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ रहे हैं ना। तो अभय पवार आपका डाउट क्लियर है, शिवम मौर्य आपका डाउट क्लियर है, टाइप कीजिए वन फटाफट। 14 क्वेश्चन करेंगे। शिवम, अभय, इज योर डाउट क्लियर? यस, थैंक यू अभय। शिवम, शिवम, अब चलिए 14 क्वेश्चन करेंगे, देखिए ध्यान से। सो देखिए, जब भी पेपर आएगा ना, तो पेपर में क्या होगा आपके सामने, एक दो सवाल तो ऐसे रहेंगे जो कि थोड़े से ट्रिकी होंगे, थोड़े से टफ होंगे। तो जनरली जब आपका जेई मेंस में जो 30 सवाल आते हैं, अभी तो क्या कितने आते हैं, 25 आते हैं, तो 30 का मैं आपको क्लासिफिकेशन बताता हूँ। तो 30 में तो आपकी जो 10 से 12 सवाल ऐसे होते हैं ना, ये सारे आपके फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, है ना। फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला आपने पुट किया, आंसर आएगा, करेक्ट। और जो अभी कितने बच गए, अभी आपके यहाँ पे 18 सवाल आ गए, 18 में से 5 से 6 क्वेश्चन क्या होते हैं इसमें, टफेस्ट होते हैं, टफेस्ट टफेस्ट होते हैं, है ना। वो भी इतना टफ नहीं होते, बट थोड़ा सा उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, एवरेज बच्चों से थोड़ा आपको ऊपर उठ के सोचना पड़ता है। और इसमें 6 हो गए, फिर बचे जो इसमें जो, फिर जो बच गया आपके 12 सवाल, तो इसमें क्या होते हैं, 5 जो होंगे आपके यहाँ पे थोड़े से मीडियम होंगे, और बचे जो आपके जो यहाँ पे 6 7 है ना, ये थोड़े से मतलब थोड़े से एडवांस होंगे, लिटिल, है ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए जैसे यानी कि जो 15 जो सवाल होते हैं 30 में से, वो क्या होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, है ना। तो अगर आपने पीसीएम में अगर आपने इसे 15 15 और 15 15 सवाल आपने कर लिए ना विदाउट नेगेटिव, बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी आपके, 45 क्वेश्चंस करेक्ट हो, है ना। बट क्या होता है, एग्जाम में हम भटक जाते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, तो ओवरऑल नेगेटिव ज्यादा हो जाता है। इसलिए इस बात की प्रैक्टिस आपको करनी है, और क्वेश्चन में आपको देखना है पेपर में कि कौन सा मेरे लेवल का है, मैं किसको कर सकता हूँ, मैं किसको नहीं कर सकता, है ना। तो एग्जाम में हमें यह ध्यान में रखना होता है कि किसको हम कर पाते हैं फटाक से, समझ रहे हैं ना, कौन सा क्वेश्चन मैं कर पाता हूँ, पहले पहले मैं उसको टारगेट करूंगा, फिर बाद में देखेंगे इफ टाइम परमिट्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी पूछ रखी है, डिस्टेंस दे रखा है आपको, s इक्वल्स टू 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर, है ना। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है आपको, हाँ जी, टाइम दे रखा है आपको 4 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड्स, है ना। अब देखिए वेलोसिटी पूछा है, तो इनको वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या करेगा, आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, और बाद में एरर्स के लिए मैंने आपको बताया
कैसे करना है। तो v इक्वल टू क्या आएगा आपके पास s बाई p, है ना। तो पहले वेलोसिटी निकाल लिया, तो कितना हो जाएगा भाई 13.8 अपॉन 4। तो ये कितना आता है, ये आता है आपके पास 3.45 मीटर पर सेकंड, है ना। नाउ एरर की बारी आती है, अभी एरर का हम क्या करेंगे। तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो एरर के लिए आपको क्या कराया था, मैंने आपको क्लास में डिटेल में बताया था कैसे करना है। सो नाउ यहाँ पे क्या निकालना है मुझे, डेल्टा बी अपॉन बी, तो इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस, और यहाँ पे आएगा आपका डेल्टा एस अपॉन एस प्लस डेल्टा डेल्टा टी अपॉन टी, है ना, ऐसा आएगा। नाउ डेल्टा बी अपॉन बी इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन एस, ये कितना आएगा जी, आएगा आपके पास 0.2 डिवाइड बाई 13.8, 0.2 divided by 13.8, 0.2 divided by 13.8 and प्लस ये कितना 0.3 divided by 4, क्योंकि यहाँ पे टाइम दे रखा है आपके पास 4 प्लस माइनस 0.3, तो इसको लिखेंगे 0.3 डिवाइडेड बाई 4, है ना। तो नाउ अगर इसको इन दोनों का आप कैलकुलेट करते हो ना, इन दोनों को मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, तो इनको आप कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो आएगा आपका, ये आता है 0 पॉइंट, क्या आता है आपके पास 0.0895, है ना। तो नाउ आपके पास यहाँ पे आएगा डेल्टा बी अपॉन बी इक्वल टू 0.0895, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा बी इक्वल्स टू बी इंटू 0.0895। सो यहाँ पे बी कितना आपके पास 3.45 मल्टीप्लाइड बाई 0.0895, है ना। तो इसको आपने यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है आपके पास प्लस माइनस 0.3। तो जो आपका जो फाइनल आंसर होगा कितना होगा, 3.45 प्लस माइनस 0.3, है ना। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर, इतना मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसको मैंने क्लास में करा रखा है, करेक्ट। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, तो अगर आप देखो पूरे पेपर को अगर आप एनालाइज करो, तो उसमें क्या है कि सारे क्वेश्चंस अगर आप देख लो, सारे सारे आपके नोट से ही हैं, है ना। हियर एंड देयर सम ट्रिकी क्वेश्चंस आर देयर, बट एक आध सवाल को आप छोड़ दो तो बाकी सारे पेपर से ही है ना। तो इसमें जिन लोगों ने थोड़ी अच्छे से पढ़ाई की है, तो मिनिमम 12 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए, भाई होकर मिनिमम 12 क्वेश्चंस, 12, ओके। चलिए, एनी मोर डाउट, एनी मोर डाउट, ओके। चलिए प्रोसीड, आगे बढ़े। ओके, चलिए, कोई और डाउट हो तो बता दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो या तो आपको एक शीट दी थी मैंने, है ना, शीट दिया था, उसमें 15 क्वेश्चन करे थे आने के लिए, 15 क्वेश्चन मैंने बोला था अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, किया है आपने। हाँ, ये क्वेश्चंस भी डिस्कस करने इंपॉर्टेंट है। 4.0 था ये, साक्षी प्लीज एलैबोरेट, 4.0 क्या था। पेपर में 4.0 था, कहाँ पे, टाइम पे। यस साक्षी प्लीज रिस्पॉन्ड, टाइम पे क्या था पेपर में, 4 प्लस माइनस 0.3 नहीं था, एग्जैक्टली क्या था। चलो ठीक है, मैं पेपर देख के मैं फिर बताता हूँ, है ना। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, इससे पहले पेपर डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। only question of error in measurement, डाउट। सोहेल क्या पूछना चाहते हैं आप, पूरा क्लियर लिखो। बट ओनली क्वेश्चंस ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट पूछना चाहते हैं आप, एरर मेजरमेंट का सवाल। ठीक है, क्लास के बाद मिलूंगी, ठीक है। नाउ देखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करो आप, उस पे बेस्ड आगे का आज का डिस्कशन होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, आज का एक सवाल लिखिए। आप जानते हो दो चार्जेस हमारे पास है, यहाँ पे Q1 और Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, R, है ना।
इनके बीच का डिस्टेंस होता है r। तो अगर हम यहाँ पे इनके फोर्स देखें तो ये फोर्स क्या आता है, ये आता है हमारे पास k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। सो नाउ फाइंड द डायमेंशंस ऑफ k, है ना। आपने इसी क्वेश्चन को हमने ऐसे देखा था F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। तो नाउ हमने g का डायमेंशन, g एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की डायमेंशन हमने निकाली थी। नाउ सेम सेम फोर्स को अगर हम चार्ज के लैंग्वेज में देखिए तो ये फोर्स कितना आता है, आता है हमारा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, करेक्ट। सो चलिए आप इसमें k की डायमेंशन निकाल के बताइए, फिर सॉल्व करेंगे फटाफट। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ k। यस, फास्ट सॉल्व करेंगे सब लोग। यस, चलिए देखते हैं इसको। सो नाउ यहाँ देखेंगे F equals to k q1 q2 upon r square। ओके, ऐसा दे रखा है। सो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे एफ आर स्क्वायर अपॉन q1 इंटू q2, है ना। दोनों के दोनों क्या है, चार्ज है। नाउ यहाँ देखो f का पता है डायमेंशन, आपको r की डायमेंशन पता है, बट q क्या हो गया, q एक नया डायमेंशन आ गया, जो चार्ज है क्या है आपके पास, एक नया डायमेंशन। सो नाउ q की डायमेंशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ये पता है करंट I इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो I को क्या लिखते हैं हम यहाँ पे Q बाई E, है ना, आपको पता होगा। करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू Q बाई T, है ना। तो नाउ यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो Q इक्वल टू क्या होगा, ये I इंटू T, करेक्ट। सो करंट का डायमेंशन होता है वो क्या होता है भाई, यूनिट होती है एम्पियर, और डायमेंशन में उसको I और A दोनों जगह आपको अलग अलग सिंबल्स मिलेंगे, तो आप दोनों ही लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो Q की जो डायमेंशन होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे I को क्या लिखते हैं वैसे, A से एम्पियर से, और टाइम को लिखते हैं वैसा T से, करेक्ट। सो नाउ यहाँ पे K की डायमेंशन लिखूं तो K की डायमेंशन यहाँ पे कितनी आ जाएगी, तो ऊपर F का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन हो गया कितना, ML T माइनस 2 R स्क्वायर, मतलब क्या हो गया L2 अपॉन, यहाँ देखिए नीचे Q है तो Q की डायमेंशन यहाँ पे A T, है ना। A T, एक चार्ज के लिए दो चार्ज है यहाँ पे, तो फिर A T, है ना। तो ना उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ML3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ML3 T माइनस 2 A माइनस 2 T माइनस 2, यहाँ पे दो T ये ऊपर गए, तो इसको लिख सकते हैं आप ML3 T माइनस 4 A माइनस 2। यस, आया समझ में। डन, कितने लोग का आंसर आ गया ऐसा, कितने लोग का आंसर आया, ओके। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आया सबको। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वांटिटी के ऊपर आगे हम बढ़ेंगे। तो ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि फिजिक्स में कितने अभी आपके करीब करीब इस साल 15 चैप्टर और नेक्स्ट ईयर भी 12-13 चैप्टर, टोटल आपके पास कितने हैं, 30 चैप्टर है ना। हर चैप्टर में बहुत नए नए कॉन्स्टेंट्स आते हैं, तो इतना पूरा पॉसिबल नहीं होता है किसी एक चैप्टर में आपको पूरे कॉन्स्टेंट पढ़ा दिए जाए, है ना। तो जैसे जैसे अभी मान लो कि नेक्स्ट आपका थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगा, तो उसमें टेम्परेचर की रीडिंग पढ़ेंगे, विस्कोसिटी में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे चैप्टर्स आते जाते हैं वहां पे उसको आपको बताया जाता है ना, ये ऐसा होता है, ये इसका ये फॉर्मूला होता है, इसके डायमेंशन ऐसे होते हैं। तो सारे कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं बस, है ना। दूसरा देखिए, ये होते हैं वी। वी क्या होता है, वी होता है आपके पास, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो नाउ ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन निकालने को बोला है ना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 पर यूनिट चार्ज।
करेक्ट। ये होता है इसका फार्मूला। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, E इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट चार्ज। तो ये वर्क का डेफिनेशन, सॉरी डायमेंशन क्या होता है, वर्क का डायमेंशन वही होता है जो एनर्जी की डायमेंशन होती है। तो नाउ वर्क के डायमेंशन को हम लिख लेंगे। अगर आपको डायमेंशन भूल गए हो तो लिखो यहाँ पे F into S upon Q। F की डायमेंशन पता है आपको, MLT-2 और यहाँ पे ये हो गया L। तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, ML2T-2 अपॉन ये आपका हो गया Q। Q की डायमेंशन अभी हमने निकाल रखी है, क्या है भाई आपके पास, AT। तो नाउ यहाँ पे पोटेंशियल की जो डायमेंशन आ गई वो कितनी हो गई, ये हो गया आपके पास ML2 MLT-3 A माइनस, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन। करेक्ट। नाउ दूसरा सेकंड नया सवाल। एक फॉर्मूला होता है, जैसे रेसिस्टेंस है ना, रेसिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं रो एल अपॉन ए, है ना। इसको आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, आर का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। तो ये है आपका यहाँ पे रेसिस्टेंस, जिसको बोलते हैं रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ये आपका रेसिस्टिविटी, ये होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्या होता है भाई, ये होता है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, CSA, क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। तो ना आपसे सवाल पूछा जाता है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेसिस्टिविटी। चलिए रेसिस्टिविटी के डायमेंशन फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, फाइंड कीजिए सभी लोग। ओके, कर पा रहे हैं आप लोग। रेसिस्टिविटी की डायमेंशन फाइंड करनी है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेसिस्टिविटी। ML3 जस्ट, और का आंसर आया ML3T-3 I-2। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। बाकी लोग कर पा रहे हैं। यस पावर, करेक्ट है आपका आंसर। यस, बाकी लोग कर पा रहे हैं। बिकॉज जो मैंने आपको 15 क्वेश्चन जो दिए थे उनकी शीट में ये सारे सवाल है ना। चलिए देखते हैं, सवाल को देखते हैं। सो नाउ रेसिस्टिविटी, रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी 10th क्लास में करंट लिंक्स चैप्टर में ये सारे टर्म्स डिस्कस होते हैं, वहां पे डिफाइन होते हैं। सो आप यहाँ पे देखो तो ये ऐसा लिख रखा है, रो एल बाई ए इज इक्वल्स टू आर, है ना, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, इसको ऐसा लिख सकते हैं, रो एल इक्वल्स टू आर इंटू ए। तो आपका यहाँ पे रो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ए अपॉन एल, है ना। सो नाउ अगर हम यहाँ पे आर की डायमेंशन आपको पता हो, आर की डायमेंशन पता हो, एरिया और एल, एरिया और एल की डायमेंशन हमें पता है। जस्ट अगर रेजिस्टेंस की डायमेंशन पता चल जाए तो हम इस रो की डायमेंशन तो निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना।
सो नाउ आप देखिए ध्यान से, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर होता है। क्या होता है फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, R इक्वल्स टू V अपॉन आई लिख सकता हूँ। करेक्ट। नाउ अभी जस्ट हमने यहाँ पे V का फॉर्मूला पढ़ा। V क्या होता है, V होता है W अपॉन Q। करेक्ट। तो यहाँ पे R का क्या हो जाएगा भाई, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, W अपॉन Q इंटू आई लिख सकते हैं ऐसा, है ना। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से। सो यहाँ पे W की डायमेंशन पुट करो तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास ml2 t माइनस टू अपॉन Q। Q क्या होता है भाई, Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, और यहाँ पर पास I पहले से। सो नाउ यहाँ पे I इंटू टी या फिर A इंटू टी, दोनों दोनों आप लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। A भी लिख सकते हो, I भी लिख सकते हो। सो नाउ यहाँ पे जो आंसर आएगा कितना आएगा, ml2 t माइनस टू, और ये टी ऊपर से जाएगा t माइनस वन आई माइनस टू। नाउ यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला ml2 t माइनस थ्री आई माइनस टू। हाँ जी, करेक्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे, r की डायमेंशन को यहाँ पे लेके आएंगे। सो r की डायमेंशन आ गई आपके पास ml2 t माइनस थ्री आई माइनस टू, आई माइनस टू इंटू ए। एरिया क्या लिखते हैं भाई, एरिया को क्या लिखते हो, एरिया हम लिखते हैं हम एल स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, और नीचे देखें लेंथ का ये हो गया आपके पास एल, है ना। तो एक एल से एक एल यहाँ पे जाएगा, ये देखिए यहाँ पे एल है ना। तो नाउ अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा। सो ऊपर लिखेंगे एम, एम तो अकेला है, एल की पावर कितनी है, एल की पावर है दो और दो चार, एम एल फोर। टी की पावर यहाँ पे कितनी है भाई, माइनस थ्री। आई की पावर यहाँ पे है माइनस टू। नीचे एक एल बच गया, एल से एल यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, एम एल थ्री टी माइनस थ्री, टी माइनस थ्री, और आई माइनस टू। आपको आई भी लिखा मिल जाएगा आपको, और ए भी लिखा मिल जाएगा, है ना। तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी का आंसर आ गया हमारे पास एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ओके बच्चों, यस, एनी डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट, एनी डाउट, एनी स्टूडेंट, सबको समझ में आया, फास्ट रिप्लाई करेंगे सभी लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ तक हो गया। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, एक नया कांस्टेंट आता है जो थोड़ा सा फेमस है ना, कहीं कहीं मिल सकता है अगर आप कोई दूसरी बुक अगर आप सॉल्व करो तो दैट इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नया फॉर्मूला है हमारे पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना। वैसे बहुत सारे कांस्टेंट आएंगे हमारे पास आएगा एक से ईटा, ईटा को बोलते हैं कॉस्टा विस्कोसिटी, है ना। ये गामा, गामा को बोलते हैं एक्स मॉडुलस, है ना। वैसे बहुत सारे कांस्टेंट आएंगे अभी आगे के चैप्टर्स में। तो ना देखिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है ऐसा ए। सो बेसिकली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हम कहाँ पढ़ते हैं, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक ऐसा एक टब है, एक बाउंड्री है, उसमें क्या है, बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स का इनका टेम्परेचर टी से बढ़ा के हमने क्या कर दिया, टी प्लस टी कर दिया। तो ये क्या होता है, ऐसे ऐसे रैंडम स्पीड में यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे ये हिट करते हैं एक दूसरे को। तो इनका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास अंडर रूट टू के बी टी अपॉन एम। ये क्या होता है इनका, इसका फॉर्मूला होता है ना। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला ये होता है। नाउ इनको सॉल्व करके हमें क्या करना होता है, इस के बी का डायमेंशन निकालना पड़ता है ना, इस के बी का डायमेंशन निकालने को बोलते हैं। तो नाउ देखिए इसको क्या करेंगे, हम इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट हटा दिया तो आएगा आपके पास वीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ के बी टी। दिस टी इज टेम्परेचर, ये क्या है आपका, ये टेम्परेचर है ना, अपॉन एम। तो नाउ यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इस के बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वीपी का स्क्वायर इंटू एम अपॉन टू टी, है ना। वीपी स्क्वायर इंटू एम
अपॉन 2t। नाउ ये 2 कांस्टेंट है, इस 2 का कोई भी अभी यहाँ पे डायमेंशन नहीं आएगा, है ना, इस 2 का कोई भी डायमेंशन नहीं आएगा। सो नाउ यहाँ पे केबी की जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, वीपी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी क्या होता है भाई, हमारे पास ये होता है एल टी -1, तो इसके पावर 2 इंटू एम की पावर m अपॉन, ये देखिए 2 है यहाँ पे, 2 का कुछ भी डायमेंशन नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर T है ना, टेम्परेचर T को डायमेंशन क्या होती है, केल्विन, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का जो यूनिट होता है केल्विन, और उसका डायमेंशन भी क्या होता है T। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, कई जगह यहाँ पे K यूज करते हैं और कई जगह लोग यहाँ पे थीटा भी यूज करते हैं। तो बहुत सारी बुक्स में आपको ऐसा थीटा भी लिखा मिल जाएगा, है ना, मैं यहाँ पे K यूज कर रहा हूँ। सो नाउ ये डायमेंशन हो जाएगी आपकी यहाँ पे L2T-2 m अपॉन K। तो आपने इसको सॉल्व करा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास m L2T-2 और यहाँ पे K-1 और थीटा-1, है ना, दोनों ही क्या है सेम, तो T-2 K-1 और या फिर थीटा-1 वो था सेम, है ना। सो जैसे जैसे अभी आप चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, फॉर्मूलाज अगर आप सीखते जाएंगे तो फॉर्मूला एक बार पता है आपको सारे हो जाएंगे। अभी मैं आपको 100 फॉर्मूले लिखा दूं, इट्स इम्पॉसिबल कि आपको याद हो पाए, है ना, 100 फॉर्मूले 150 फॉर्मूले तो बन ही जाएंगे। तो जहां जहां जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे। करेक्ट, यहाँ तक कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट, एनीबॉडी, एनी डाउट? सोहेल, सोहेल को समझ नहीं आया, चलिए सोहेल फिर से बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पे सोहेल आप देखिए, तो यहाँ पे क्या है, केबी 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 मैंने अभी इसका फॉर्मूला यहाँ पे ऐसा लिख दिया, देखिए ध्यान से। यहाँ पे वीपी स्क्वायर वेलोसिटी है, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं हम, लेंथ अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन होती है क्या होती है, एल, टाइम की डायमेंशन होती है टी, तो इसकी जो डायमेंशन होगी कितनी होगी, L-T-1, है ना। तो L-T-1 को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, और इसका क्या है स्क्वायर, तो ऊपर पावर आ गई यहाँ पे 2। नाउ सॉल्व किया तो आया L की पावर 2 T की पावर -2, है ना, ये ऐसा आ गया। और यहाँ पे मास m, सो ये जो डायमेंशन आ गई कितनी आ गई यहाँ पे, L2T-2 इंटू m, और नीचे क्या है, टेम्परेचर का डायमेंशन जो होता है K से रिप्रेजेंट करते हैं, K से या फिर थीटा से। तो ये डायमेंशन आ गया आपके पास L2T-2 m अपॉन K, तो ये आ गया आपके पास m L2T-2 K-1। ये समझ में आया भाई आपको? ये सोहेल क्लियर है? ओके चलिए, सो नाउ आगे बढ़ते हैं हम, कितना हो गया। अब देखिए कुछ कुछ क्वांटिटीज क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था कि डायमेंशंस आर नॉट यूनिक। जो डायमेंशंस होते हैं वो यूनिक नहीं होते। दो ऐसी क्वांटिटीज, दो कोई भी ऐसी दो क्वांटिटीज है जिनका फॉर्मूला तो अलग अलग हो सकता है पर उनका डायमेंशन क्या हो सकता है, सेम हो सकता है ना। सो नाउ एक दो और क्वांटिटीज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। देखिए जैसे मान लीजिए दो क्वांटिटीज मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूंगा, एक है स्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेन, है ना। देखिए ध्यान से, सो मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, इसका लेंथ यहाँ पे L है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कितना है यहाँ पे A। ओके, नाउ अभी क्या किया हमने, इस रॉड पे एक यहाँ पे फोर्स लगाया यहाँ पे F, करेक्ट। सो नाउ ये यहाँ पे एक फोर्स F लगाया और यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A है। सो नाउ यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे फोर्स है और यहाँ पे क्या है भाई, एरिया भी है। तो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, है ना, F परपेंडिकुलर अपॉन A, तो ये होता है स्ट्रेस। ऐसे स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं। नाउ ये देखिए, ये जो आपका जो स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, मान लो अभी इसकी लेंथ कितनी है L, ठीक है, आपने इस पे फोर्स लगाया तो क्या होगा, अभी इस ये जो आपका जो रॉड है इसकी लेंथ थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, थोड़ी सी इसकी लेंथ खींच जाएगी। तो नाउ अभी इसका जो लेंथ जो होगा ये बढ़ के L प्लस डेल्टा है, मतलब लेंथ क्या हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, है ना। सो स्ट्रेन को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन लेंथ, स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं हम चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ,
अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अभी स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, वो आ जाएगा आपके पास डेल्टा एल अपॉन एल। तो अभी देखिए क्या होता है, स्ट्रेन जो होता है क्या होता है आपका, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बट अगर आप स्ट्रेस का जो डायमेंशन निकालेंगे तो इसका डायमेंशन भी प्रेशर के बराबर ही आएगा, है ना, प्रेशर के डायमेंशन के बराबर ही आएगा। करेक्ट। हालांकि दोनों में अंतर होता है, जब आप अगले चैप्टर्स पे जाके सीखोगे तो स्ट्रेस और प्रेशर में दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। करेक्ट, आई बात समझ में। सो नाउ एक नया कांस्टेंट मैं आपको बता दूं, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन भी पूछते हैं, है ना। सो यंग्स मॉडुलस, फाइंड डायमेंशन ऑफ गामा। गामा को क्या बोलते हैं, गामा को बोलते हैं हम ऐसा यंग्स मॉडुलस, जैसे वाई लिखते हैं उसके नीचे एक बड़ा सा ऐसा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम यंग्स मॉडुलस। यंग्स यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस को हम डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं यंग्स मॉडुलस को, डिफाइन करते हैं हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस we define as stress upon strain। so now देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, गामा इक्वल्स टू एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन एल, है ना। तो ये जो फॉर्मूला आता है ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका एफ अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई एल अपॉन डेल्टा एल। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आ गया आपके पास एफ एल अपॉन ए टाइम्स ऑफ डेल्टा एल, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे ये L और ये L दोनों का डायमेंशन क्या है, L लिखेंगे, यहाँ पे L लिखेंगे, है ना। तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो गए, यानी कि जो यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा F अपॉन A, है ना। तो नाउ आप यहाँ से ऐसा बोल सकते हो कि जो यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशन है ना, दैट इज इक्वल टू F अपॉन A, दैट इज इक्वल टू प्रेशर, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस। आई बात समझ में। तो आप निकाल सकते हैं, आपका क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और एरिया क्या होता है एल टू, है ना, एल स्क्वायर। तो नाउ ये क्या हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। करेक्ट। तो ये हो गया आपका यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन। हाँ, एक इलास्टिसिटी चैप्टर होता है, डाउट पूछा है किसका, अब गौर का, यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी दोनों सेम है। देखिए इलास्टिसिटी एक चैप्टर का नाम है ना, और उसके अंदर आता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। तो एक ही चैप्टर के दोनों पार्ट है, बट यंग्स मॉडुलस को डिफाइन करते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और इलास्टिसिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है ना। तो दोनों रिलेटेड हैं, बट दोनों अलग है। इलास्टिसिटी क्या है आपका, एक पूरा का चैप्टर है, और इलास्टिसिटी क्या होती है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और यंग्स मॉडुलस भी क्या होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ओके, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, क्या क्लियर है सबको, एनी डाउट, एनी डाउट, एनीबॉडी, एनी डाउट, fast fast reply fast if any doubts। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ नेक्स्ट हम आते हैं इस पे अपने होमवर्क वाली शीट पे। कितने लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन, कितने लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, फास्ट टाइप करके बताएं। फास्ट फास्ट एवरीवन। कर रखे आपने, ठीक है ना। चलिए डिस्कस करते हैं, 15 सवाल है उसमें, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। 1 से 15 में कोई डाउट, 1 से 15 में कोई डाउट। यस, बताइए किसमें डाउट है, बताइए बताइए किसमें डाउट है। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 में डाउट है, ओके। फिर रियल अपॉन आर सी भी आ गया, चलो कर लेंगे इसको, कोई डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16 में डाउट है, ये भी बहुत आसान है। एक क्वेश्चन नंबर 16 बताता हूँ आपको सबसे पहले, देखिए 16 क्या अभी डिस्कस हुआ है इसलिए मैं बताता हूँ। देखिए तो 16 में क्या है ना, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पूछी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पूछ रखी है।
16 में। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से। सो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट जो है ना वो मैग्नेटिज्म में आता है, उसका फॉर्मूला भी आप बाद में पढ़ लेंगे। सो देखिए ध्यान से, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है आपके पास के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। सो नाउ के को क्या लिखते हैं, के को लिखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। तो यह हो गया आपके पास एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ओके। सो नाउ देखिए 4 क्या है, कांस्टेंट है, पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे, तो क्या हो गया आपके पास Q1 Q2 इक्वल्स टू एफ इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का क्या चाहिए हमें, डायमेंशन चाहिए, तो अभी आप यहाँ लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन यहाँ पे एफ आर स्क्वायर। नाउ आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, है ना, करेक्ट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 डन हो गया। मैग्नेटिज्म का फॉर्मूला थोड़े बाद में पढ़ोगे आप, है ना, अभी समझ में नहीं आएगा। मैग्नेटिज्म में दो फोर्सेस होता है, क्या होता है, ठीक है, थोड़ा आप आगे पढ़ो, हो जाएगा। एक्चुअली ये एडवांस शीट है। अच्छा, आप लोग ये बताओ मुझे, जस्ट टेल मी वन थिंग, जो एम्बिशन बैच में जो आपसे सर ने एक शीट शेयर की है एम्बिशन बैच में, तो उसमें थोड़े से क्वेश्चन का लेवल क्या है, कम है ना। तो आपने वो करा क्या पहले एम्बिशन बैच में? ठीक है, मैं आपको शेयर करता हूँ, है ना, तो आप पहले उसको करो, फिर इस पे आओ, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा अच्छे से बढ़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा एडवांस, इसमें एडवांस टाइप की चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है बच्चों ने। क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग करते हैं अभी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सीखते हैं। तो 4 एक बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसमें क्या बोल रखा है आपको, आर अपॉन एल की डायमेंशन बताइए, है ना, आर अपॉन एल की डायमेंशन बताइए। तो देखिए जैसे आर क्या होता है, आर आर एल, यहाँ पे देखिए क्लास 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें 3 डिवाइसेस आते हैं। एक आता है आपका रेसिस्टेंस, है ना, दूसरा आता है आपका इंडक्टेंस, और तीसरा आता है आपका यहाँ पे कैपेसिटेंस, है ना। इसको बोलते हैं हम रेसिस्टर, इसको बोलते हैं इंडक्टर, इसको बोलते हैं इंडक्टर, और इसको बोलते हैं हम कैपेसिटर, है ना, इसको बोलते हैं हम कैपेसिटर। सो ये हो गया आपका रेसिस्टर, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टर का क्या हुआ, आर का आपने निकालना सीख रखा है ना, आर की डायमेंशन कैसे निकालते हैं आपको ये पता है। नाउ ये जो एल होता है, ये क्या होता है, इंडक्टेंस होता है। देखिए आर का जो सिंबल होता है रेसिस्टेंस का कुछ ऐसे होता है, इंडक्टर का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, और आपको ऐसे कॉइल में भी दिखेगा। और जो कैपेसिटर होता है वो ऐसे दो पैरेलल प्लेट से मिलकर बना होता है, ये इसका सिंबल होता है ना। तो नाउ चलिए अभी आर और एल की डायमेंशन निकाल लेते हैं, देखते हैं कैसे निकाल पाएंगे, और फिर क्या करेंगे, दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे। सो नाउ अभी देखिए, कोई आपके पास एक रेसिस्टर है, यहाँ पे एक रेसिस्टर है, और इसको हमने क्या करा, एक यहाँ पे पोटेंशियल हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। यहाँ पे एनर्जी कुछ एमिट होती है, कुछ तो एनर्जी, और वो जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, यहाँ पे कुछ एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी कितनी होती है आई स्क्वायर आर टी, है ना, ये पता है सबको। पावर कितना होता है, आई स्क्वायर आर, है ना, और एनर्जी कितनी होगी, ये हो जाती है आपके पास आई स्क्वायर आर टी, करेक्ट। तो सिमिलरली अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं आर को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख दिया हमने इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। यहाँ पे आप देखो तो ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से आर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ई अपॉन आई स्क्वायर, ई अपॉन आई स्क्वायर टी, ऐसा लिख सकते हैं। ओके चलिए इसको हम संभाल के रख लेंगे, ये आर को लिख लिया हमने, इसको ई अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी। ओके नाउ इंडक्टर के बारे में बात करते हैं। ये कैपेसिटर, सर ये जो आपका जो रेसिस्टेंस है क्या करता है, एनर्जी को डिसिपेट करता है ना। आपने क्या करा, एक बैटरी लगा दी, बैटरी के साथ आपने एक रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, थोड़ी देर बाद आप उसको जब टच करेंगे तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा वहां पे हीट फील होगा,
एक्चुअली क्या होता है, जितनी में एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में थोड़ी सी एनर्जी चेंज होती है, और वो एनर्जी कितनी होती है आपके पास आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर आर इंटू टी। नाउ इंडक्टर के केस में बात करें तो इंडक्टर भी क्या करता है, थोड़ी एनर्जी को स्टोर करता है, और ये जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, ये स्टोर एनर्जी कितनी होती है, ये होती है E इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर, है ना। ये एनर्जी कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो नाउ यहाँ से अगर आप सॉल्व करो तो एल की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास 2E अपॉन आई स्क्वायर। कितनी आ गई भाई, 2E अपॉन आई स्क्वायर, करेक्ट। अभी क्या पूछ रखा है आपको, आर अपॉन एल की डायमेंशन फाइंड करें, तो आर अपॉन एल की डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। सो नाउ आर अपॉन एल की डायमेंशन अगर हम फाइंड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास आर अपॉन एल, तो ये आएगा आपके पास ई अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी अपॉन एल के लिए आ गया आपका 2E अपॉन आई स्क्वायर, है ना। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा E अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी मल्टीप्लाई बाई, इधर पलट जाएगा, ये आएगा आपके पास एल स्क्वायर अपॉन 2E, है ना। E से E कैंसिल आउट हो गया, टू का कुछ भी नहीं है यहाँ पे डायमेंशन। आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास, 1 अपॉन टी। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, आर अपॉन एल की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, आर अपॉन एल का जो डायमेंशन आ गया वो कितना आ गया जी, 1 अपॉन टी, या फिर आर अपॉन एल को आप लिखो कैसा, टी। हाँ जी, बोलिए, समझ में आया। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये दो फॉर्मूलाज यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको क्लास 12 में पढ़ाया जाता है, हाफ एल आई स्क्वायर, है ना। ठीक है, देख लीजिए, अभी सीख लीजिए आप, बस इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिए। साक्षी, ये कहाँ पे समझ में नहीं आया, आप बताइए, क्या डाउट है। बताइए बताइए, लिख के बताइए। 2t माइनस 1, युगांश। नहीं नहीं नहीं, ये इनका डायमेंशन पूछ रखा है ना आपको। तो ऑप्शन में अगर देखो ध्यान से, तो यहाँ पे जो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन में ऐसा पूछ रखा है आर अपॉन एल, ये डायमेंशन पूछ रखी है ना। देखिए लास्ट स्टेप देखते हैं फॉर्मूले में, देखिए ध्यान से। सो यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा, पहले दोनों का एनर्जी निकाल लिए, है ना। दोनों का एनर्जी निकाल लिया, तो देखिए ध्यान से, आर के केस में क्या आया, ये आया आपके, आपका ई आया, ई की वैल्यू आई आपके पास आई स्क्वायर आर टी, है ना। और यहाँ पे एल, अगर आप इसके केस में देखें, देखिए टू कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, है ना। तो इसको मैंने वैसे ही उड़ा दिया, तो टू रखने का कोई मतलब नहीं है। सो एल के केस में देखें तो ये क्या होता है आपके पास, हाफ एल आई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो है निकाली मैंने, आर की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, आर की वैल्यू आई आपके पास ई अपॉन आई स्क्वायर, ई अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी। और एल इंडक्टर के केस में यहाँ पे ये कितना आया, ये आया, एल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 2E अपॉन आई स्क्वायर, है ना, ऐसा आ गया ना। और क्या पूछा आपको, आर अपॉन एल की डायमेंशन निकालने को पूछा, है ना। तो यहाँ पे आर की डायमेंशन, आपने आर का फॉर्मूला लिखेंगे वहां पे, उसकी डायमेंशन यहाँ पे नोट करेंगे। तो यहाँ पे सब पुट करेंगे E अपॉन आई स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2E अपॉन आई स्क्वायर, करेक्ट। नाउ अभी क्या है, ऐसा लिख रखा है आपको, A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C बाई D, इस फॉर्म में ऐसा लिख रखा है ना। तो नाउ इसको क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, E अपॉन आई स्क्वायर टी, और देखिए ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा, आई स्क्वायर अपॉन 2, है ना। तो ये ई से यहाँ पी कैंसिल हो गया, आई स्क्वायर से ये आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, टी। और देखो ये आपका 2 है, तो अगर आप डायमेंशन निकालते हो ना, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास ये बचेगा आर अपॉन एल इज इक्वल्स टू, आपके पास बचेगा आर अपॉन एल इज इक्वल्स टू, आपके पास ये बच गया आर अपॉन एल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2t, है ना। तो डायमेंशन निकालनी है, अगर 2 का कुछ भी डायमेंशन नहीं होता, तो यहाँ पे आ गया आर अपॉन एल इक्वल्स टू टी माइनस 1। यस, ये सभी समझ में है। साक्षी, एनी डाउट। यस, युगांश, युगांश क्लियर हुआ आपका डाउट, युगांश अभी क्लियर है।
ओके है ना। तो इस तरह से हम इसका डायमेंशन हम ऐसे निकाल लेंगे। नाउ देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट डाउट, डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सेम ही होती है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर जैसे आप निकालते हो उसका भी वैसे ही निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन के बराबर ही होगी। और ऐसा बोले तो एनर्जी और वर्क दोनों की डायमेंशन क्या होती है, सेम। तो ये कितना हो जाएगा भाई, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाई, हाँ कैलोरीज भी ये सब है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब ये हो गया भाई V इक्वल्स टू, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, तो पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या होता है V, V इक्वल्स टू क्या होता है W अपॉन Q, है ना। इसको सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है ना, इसलिए मैंने आपको ये पहले करा दिया। ऑप्शन इज विथ Q, ठीक है। Q को आप यहाँ पे कुछ Q Q Q ही लिखो, है ना। Q को आप वैसे ही Q छोड़ दो, तो आपके पास ऑप्शन वैसा दे रखा है तो Q को आप Q ऐसे ही छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वैसे सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो यहाँ पे टाइम का कुछ फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ आप क्या करो Q लिख दो, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे W अपॉन Q, ml2 t-2 Q माइनस 1, खत्म। तो हमें ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन के साथ देखना है ना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 7 पूछना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको जो ऐसा दे रखा है ना, यहाँ पे ये देखिए ध्यान से, ये स्पीड एंड म्यू नॉट ई नॉट, ऐसा ये ऐसा लिख रखा है 1 अपॉन 6 का आंसर सी दे रखा है क्या। ओके, जस्ट आई विल चेक इसमें ऑप्शन में क्या गड़बड़ी है, देखते हैं इसको। देखते हैं भाई, क्वेश्चन 6 का आंसर भी दे रखा है क्या आपको 7, एक सेकंड जस्ट सेकंड। आंसर कैसे मिल गया आपको दोस्तों, इसके आंसर दिए क्या मैंने आपको, मैंने आपको आंसर दिया क्या इसके आपको, अलग से आंसर की शीट दी है क्या आपको, बताइए फास्ट। ठीक है, देखता हूँ मैं इसको, क्वेश्चन नंबर 6 का विल क्लियर। ओके, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से, 6 हो गया, 7 की बात कर रहे हैं ना, देखिए ध्यान से। सो 7 में ऐसा पूछ रखा है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज है जिनकी डायमेंशन सेम नहीं है ना। सो ऐसा लिखो, अगर आपने यहाँ पे देखिए ध्यान से, सो यहाँ पे जो टर्म लिख रखा है स्पीड के साथ, वो दोनों क्या होते हैं, स्पीड ही होते हैं, है ना। ये जो दोनों टर्म लिख रखा है आपके पास, स्पीड एंड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ। देखिए ये कैसा होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, इसको लिखते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये भी क्या होती है, एक तरह की स्पीड ही होती है ना। तो ऑप्शन में यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे स्पीड एंड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ, दोनों ये भी क्या है, स्पीड है, तो दोनों की डायमेंशन भी क्या होगी, सेम रहेगी, है ना। नाउ दूसरा पूछा है आपको यहाँ पे टॉर्क एंड वर्क, है ना। तो टॉर्क एंड वर्क का चलो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए टॉर्क और वर्क दोनों आपको बता रखा है मैंने। तो देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आपका टाउ, टाउ लिखते हैं ग्रीक लेटर में। तो टॉर्क हो गया आपके पास F इंटू आर परपेंडिकुलर, है ना। और वर्क क्या हो गया आपका, वर्क होता है आपका F इंटू एस डिस्प्लेसमेंट, है ना। सो दोनों की अलग अलग क्वांटिटीज होती है, बट फॉर्मूलाज क्या है, ये फॉर्मूला भी अलग अलग है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, डायमेंशन यहाँ पे अभी आपकी सेम है। तो F का क्या होता है, F होता है आपके पास MLT-2, R लेंथ है, SP क्या है लेंथ, तो इसको लिखेंगे हम L माइनस L सॉरी L की पावर 1, तो आएगा आपके पास ML2T-2, दोनों की क्या होगी यहाँ पे डायमेंशन सेम होगी। तो ये देख लिया हमने, ऑप्शन नंबर बी देख लिया है ना। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी में डी देखो आप, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस, अभी मैंने डिस्कस किया। तो स्ट्रेस का क्या होगा भाई, स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। और यंग्स मॉडुलस का मैंने आपको बताया, तो क्या होता है फॉर्मूला,
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। अगर आप फॉर्मूला रखो यहाँ पे तो ये आएगा आपके पास एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन एल, है ना। तो इस दोनों की इसकी डायमेंशन तो कुछ होगी ही नहीं, तो डायमेंशन किसकी आएगी आपके पास, सिर्फ ये एफ अपॉन ए। तो डायमेंशन क्या आएगी भाई यहाँ पे, एफ अपॉन ए। तो ये स्ट्रेस और इसका भी डायमेंशन क्या है, सेम है ना। नाउ नेक्स्ट ये देखते हैं, ये वाला ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इनका हम देखते हैं, डराइव करते हैं मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करेंगे। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू mv, और प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है भाई, E इक्वल टू hf। तो यहाँ पे h की डायमेंशन निकालनी है, तो क्या आएगी आपके पास, E अपॉन f, है ना, E अपॉन f। और यहाँ पे देखिए P क्या आएगा आपका, ये m इंटू एल टी माइनस वन। तो हो गया आपके पास एल टी माइनस वन। और देखिए यहाँ पे एनर्जी का क्या आएगा भाई, एनर्जी की डायमेंशन होगी आपके पास एम एल टू टी माइनस टू। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होता है आपके पास टी माइनस वन। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, टी माइनस वन। इसको ऊपर लेके गए तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू टी प्लस वन। सो इट विल बिकम एम एल टू एंड टी माइनस वन, है ना। क्या सेम दिख रहे हैं आपको, क्या सेम दिख रहे हैं, नो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा भाई सी। आंसर विल बी सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट करा दिया मैंने आपको, है ना, यहाँ पे थीटा दे रखा है यहाँ, करेक्ट। आई बात समझ में, 8 हो गया, 8 बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 9, 9 डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया जी। सो 10 में देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का भी डायमेंशन होता है ना। पावर, पावर, पावर और लेंस के पावर को कैसे डिफाइन करते हो, तो पावर इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल डिस्टेंस, है ना। तो वो भी क्या होता है, लेंथ में होता है, तो उसकी भी डायमेंशन कुछ ना कुछ आएगी, करेक्ट। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीस। 10 निकाल सकते हो आप, 10 में डाउट है किसी को, 11, 12, 13 देखते हैं। फिर 13 से पहले पहले कोई डाउट, 13 से पहले पहले किसी बच्चे को कोई डाउट बताइए, 13 से पहले पहले कोई डाउट, नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सो यस, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है आपको, फिजिकल क्वांटिटी x डिपेंड्स ऑन y and z एज फॉलोज, x इक्वल टू ए वाई प्लस बी tan सी जेड, है ना। देखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, x इक्वल्स टू, कैसा लिख रखा है आपके पास, x इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी tan ऑफ सी जेड, है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे x रिप्रेजेंट्स व्हाट, x रिप्रेजेंट्स यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना, यहाँ पे ए वाई और बी tan सी जेड। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो x की डायमेंशन है वही ए वाई की डायमेंशन होगी, और वही डायमेंशन यहाँ पे बी tan सी जेड की डायमेंशन होगी, करेक्ट। बिकॉज हम जानते हैं कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम क्वांटिटीज को आप क्या कर सकते हो, आप जोड़ सकते हो, है ना। सो नाउ यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, ऐसा हम ऐसा लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए वाई इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b, है ना। बिकॉज यहाँ पे देखिए tan ऑफ सी जेड, ये पूरा का पूरा जो टर्म होगा, ये पूरा का पूरा टर्म जो होगा वो क्या होगा, आपका डायमेंशन लेस होगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, इसको देखते हैं। So now dimension of x equals to dimension of b equals to dimension of ay, है ना। तो अगर आप यहाँ से देखो ध्यान से, so मैं ऐसा लिख सकता हूँ x is equals to dimensions of ay is equals to b, है ना। तो अगर आप यहाँ से देखो तो y की डायमेंशन में देखो, y की डायमेंशन कितनी आ जाएगी भाई, तो y की डायमेंशन आ जाएगी यहाँ पे डायमेंशन ऑफ b अपॉन डायमेंशन ऑफ a। तो ऐसे करके हमने क्या कर लिया, हमने y की डायमेंशन निकाली, ओके, करेक्ट, y की डायमेंशन निकाल लिया। नाउ अभी देखिए यहाँ पे
एक्स और बी, एक्स और बी, तो एक्स और बी दोनों का डायमेंशन क्या हो गया भाई, इस एक्स और बी दोनों का डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा, करेक्ट। तो एक्स और बी का डायमेंशन भी क्या हो गया जी, सेम हो गया, है ना। नाउ दूसरा tan और cz, देखिए ध्यान से tan cz है, सो जो c और z की डायमेंशन देखें तो cz इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, है ना। बिकॉज यहाँ पे ये देखिए ध्यान से c इंटू z लिख रखा है, तो यानी कि इन दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, मिला के डायमेंशनलेस होना चाहिए, है ना। मतलब अगर ये z कोई क्वांटिटी है तो c की डायमेंशन 1 अपॉन z होनी चाहिए, तो 1 अपॉन z इंटू z करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये क्वांटिटी आनी चाहिए हमारी डायमेंशन, है ना। सो यहाँ पे जो c की डायमेंशन आएगी कितनी आएगी, 1 अपॉन z, या फिर c की डायमेंशन आएगी आपके पास z इनवर्स, है ना। नाउ अभी चलिए सवाल को देखते हैं। तो क्वेश्चन अगर आप देखो ध्यान से, सो विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन, है ना। तो x और b की डायमेंशन तो क्या है भाई, सेम है ना। x और b की डायमेंशन क्या है भाई, सेम है। y एंड b अपॉन ए डायमेंशन क्या है भाई, सेम है। y और b की डायमेंशन भी क्या है, सेम है ना। c एंड z इनवर्स की भी डायमेंशन क्या है, सेम है, करेक्ट। z इनवर्स 1 बाई z, और ये हो गया c, तो डायमेंशन सेम रहेगी तभी ये कैंसिल आउट हो पाएगा। और देखिए यहाँ पे x एंड a, तो अभी तक देखिए ध्यान से, यहाँ पे x और a की डायमेंशन यहाँ पे सेम नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, देखिए यहाँ पे, सो x इक्वल टू क्या है भाई, x इक्वल टू यहाँ पे आपके पास a y है ना। तो यहाँ पे इस पूरे की डायमेंशन x के बराबर है, इस पूरे की डायमेंशन x के बराबर है, तो अगर आप a की डायमेंशन निकालो तो कितनी हो जाएगा भाई, a की डायमेंशन हो जाएगी आपके पास x अपॉन y, है ना। तो सीधे सीधे हमें ये नहीं दिख रहा कि x और a का डायमेंशन क्या है भाई, सेम नहीं है ना। x और a का डायमेंशन बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा डी, डी में लिखेंगे x एंड a डॉट हैव, x एंड a डॉट हैव सेम डायमेंशन, x और a की जो डायमेंशन है वो सेम नहीं। यस, क्लियर, फर्स्ट क्लियर एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मार्क करके रखेंगे सभी लोग। यस, एनी डाउट, समझ में आया आपको, बाकी लोग क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया, फास्ट रिप्लाई करेंगे सभी लोग, फिर से बताऊंगा अगर आपको समझ नहीं आया तो। एवरीबॉडी प्लीज रिप्लाई फास्ट, क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको 13, अनका समझ में आया, हृदय समझ में आया, रोशन समझ में आया, युवांश को समझ में आया, निकिता, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 14 में डाउट है किसी को, 14, एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 14, 14 में किसी को डाउट है, 14 तक, 14 पूछना है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछना है। देखिए 14 में कैसे, रेसिस्टिविटी बता दिया, रो बता दिया, कंडक्टिविटी क्या होता है भाई, 1 अपॉन रो होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, आर होता है, तो जिन्हें को आप चेक कर लेंगे, 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, 15 में डाउट है एनीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 15 डाउट, 15, एनी डाउट इन 15, क्वेश्चन नंबर 15, एनी डाउट, 15 से पहले पहले कोई डाउट, ओके, नो डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 16, 17, 18 तीनों में कोई डाउट, 16, 17, 18 में कोई डाउट है ना। चलिए देखिए यहाँ पे 17 में किसी को डाउट था, 17 में देखते हैं, 17 देखिए, देखिए 17 में आपको यहाँ पे आर का डायमेंशन निकालना बता दिया, एल का डायमेंशन निकालना बता दिया। अब देखिए जो सी होता है ना, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू सी बी, है ना।
तो जो आपका जो सी का जो फॉर्मूला होगा, तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, सी इक्वल्स टू होगा आपके पास क्यू बाई वी, है ना। तो यहाँ पे चार्ज इसकी डायमेंशन निकालना जानते हैं, पोटेंशियल इसकी डायमेंशन निकालना जानते हैं, सबको यहाँ पे बिठा दो, तो आर एल सी वी, यहाँ पे सब कुछ पुट कर दो, आंसर आ जाए। ओके, ओके डन, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? ओके ठीक है, आज का डिस्कशन हम यहीं तक रखते हैं, 16-17 काफी हो गया। बाकी यहाँ पे क्या है, यूनिट यूनिट ये सब चीजें हैं, तो आगे आप सॉल्व करिए, है ना, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इससे पहले मैं आपको आई विल सजेस्ट कि आप क्या करो, एम्बिशन बैच का जो शीट है ना, वो थोड़ा सा काफी इजी है, उसका लेवल कम है, पहले आप उसको सॉल्व कर लो, उसके बाद ये वाली चीज आप सॉल्व कर लो, है ना। तो वो वाली शीट डिस्कस करने में, सॉल्व करने में आपको हार्डली 10 मिनट्स का टाइम लगेगा, और उसके बाद क्या करो, आप इधर आ जाओ, है ना। वो होने के बाद तो इसमें क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होगा, और जो नहीं आएगा आई विल डिस्कस, करेक्ट। सो इस प्रकार से क्या हो भाई, यूनिट एंड डायमेंशन संपन्न हुआ, है ना। यहाँ तक यूनिट डायमेंशन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अच्छे से करो, हाँ ठीक है ना, आई विल डिस्कस। ओके, हृदय का पूरा शॉक सॉल्व हो गया। चलिए नाउ फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट वेक्टर्स, है ना। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, हम आज वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे, और वेक्टर्स भी कुछ बच्चों को मैंने पूरा पढ़ा रखा है ना, फुल हो गया वेक्टर्स का, बट हमारे जो पिछले वाले बैच में बच्चे हैं, उनका क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट से पहले पहले तक हुए, है ना। कहाँ तक हुए भाई, क्रॉस प्रोडक्ट के पहले पहले तक, है ना। सो फिर से आप बताओ मुझे कि कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी तक क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ रखा हो, सॉरी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से पहले पहले तक का कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा बच्चा जिनका क्रॉस प्रोडक्ट से पहले पहले तक का कुछ भी नहीं हो रखा है। बताइए, दो बच्चे थे जिनका नहीं हो रखा था, क्या आपने वीडियो देखा? आई थिंक कंचन, आप नहीं थे वेक्टर्स की क्लासेस में पहले? यस कंचन, आपने वेक्टर्स देख लिया, वीडियोस देख लिया आपने पूरे के पूरे? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जस्ट आई विल रिवाइज वेक्टर, है ना, उसके बाद आई डोंट थिंक आज से स्टार्ट हो पाएगा। सो वेक्टर में अगर मैं से लिखूं कि यहाँ मेरे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास वाई कैप प्लस सी जे कैप प्लस फोर के कैप, है ना। इसका मतलब क्या होता है, ये जो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर अभी एक्स वाई और जेड तीनों डायमेंशन में क्या है, तीनों डायमेंशन में क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है, और ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं हम 3D वेक्टर्स, है ना। एक और नया टर्म आपको सिखाया था, व्हाट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो ये हमारे पास वेक्टर है, इस वेक्टर को हम क्या करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो इट इज डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। सो 3D वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये क्या आ गया यहाँ पे आपका यूनिट वेक्टर आ गया, है ना। सो ऐसे सारे कॉन्सेप्ट थे, यूनिट वेक्टर, ये सारी चीजें हमने ये सब सीख लिया था, और उसके बाद डायरेक्ट हम किस पे आए थे, हम आए थे भाई किस पे, क्रॉस प्रोडक्ट पे, है ना। तो ना अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट एंड क्रॉस। सो वेक्टर में किसी भी क्वांटिटी में अगर आप देखो तो क्या होता है भाई, एडिशन है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या आता है, सब्ट्रैक्शन भी आता है ना। तो जैसे आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आया, वैसे क्या आता है, डिवीजन होता है। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन इज एप्लीकेबल, बट डिवीजन डिवीजन एप्लीकेबल नहीं होता वेक्टर्स में, है ना। वेक्टर्स में डिवीजन एप्लीकेबल नहीं होता, वेक्टर्स में क्या होता है, प्रोडक्ट इज एप्लीकेबल, तो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हम कर पाते हैं। सो वेक्टर के दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, तो आपका डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन डॉट प्रोडक्ट एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ए डॉट बी क्या होता है, ये होता है आपका ए बी कॉस ऑफ थीटा, है ना, ये होता है आपका डॉट प्रोडक्ट। आप देखिए यहाँ पे जो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है यहाँ पे ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर आपके पास यहाँ पे बी वेक्टर। नाउ ए और बी का क्या निकालना है, मुझे क्रॉस निकालना है, तो ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना।
तो नाउ ये a क्रॉस b की वैल्यू क्या आती है a मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन ऑफ थीटा, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट का क्या आता है भाई फॉर्मूला, a मॉड a इंटू मॉड b इंटू साइन ऑफ थीटा। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डॉट प्रोडक्ट में क्या आ रहा है आपका यहाँ पे मॉड a मॉड b इंटू कॉस ऑफ थीटा, है ना। तो a डॉट b को हम क्या लिख रहे हैं मॉड a मॉड b इंटू कॉस ऑफ थीटा, और वही a क्रॉस b को क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे मॉड a इंटू मॉड b इंटू साइन ऑफ थीटा। तो डॉट और क्रॉस में फर्क क्या होता है, डॉट में यहाँ पे आपका आता है कॉस थीटा और यहाँ पे क्रॉस में क्या आता है आपका यहाँ पे ये आता है आपका साइन थीटा, है ना। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट एंड उसकी डायरेक्शन क्या होती है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो आपको चार तरह के मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट बताए थे कि जैसे आप क्या कर सकते हैं, किसी आप स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी आप स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और आप एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लैगिंग, क्या ये लैग सबको आ रहा है जी, एवरीबॉडी इज फीलिंग लैगिंग। कुछ लोगों को आ रहा है, ओके आई विल स्पीक स्लोली। चलो कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से। तो क्रॉस प्रोडक्ट की बात क्या होती है, मान लो आपके पास यहाँ पे एक वेक्टर यहाँ पे और ये दूसरा वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, एंगल बिटवीन देम इज हियर थीटा, ओके। सो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट अगर मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी, सो इट विल कम हियर मॉड ए इनटू मॉड बी कॉस ऑफ थीटा, है ना, सॉरी साइन थीटा इनटू साइन ऑफ थीटा। सो नाउ जैसे हमने जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, तो जो डॉट प्रोडक्ट में जो हमारा जो रिजल्ट आता था दैट रिजल्ट वाज स्केलर, है ना। बट यहाँ पे जो हमारा भी जो रिजल्ट आएगा दैट दिस रिजल्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस रिजल्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो रिजल्ट है कैसा है भाई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। नाउ अगर आप देखिए ध्यान से, अगर हम मॉड ए मॉड बी एंड साइन थीटा की अगर हम बात करें, तो ये जो आपका जो मॉड ए है ये एक स्केलर वैल्यू है, मॉड बी ये भी क्या है एक स्केलर वैल्यू है, और यहाँ पे साइन थीटा है इसकी भी क्या होगी कोई तो कुछ तो एक वैल्यू होगी, साइन थीटा की भी क्या होगी एक कुछ वैल्यू होगी। तो अगर आप इन सबका अगर आप मल्टीप्लीकेशन देखो तो सारे के सारे क्या आएंगे, तो स्केलर आएंगे, है ना। सो सर हाउ यू कैन से दैट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको एक वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिट वेक्टर से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं जी, एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ए क्रॉस बी को जब हम रियली में जब लिखते हैं हम ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को, वी राइट इट एज मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ये होता है आपका प्रॉपर रिजल्ट क्रॉस प्रोडक्ट। यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ रहा है आपको, ए वेक्टर मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एक उसको क्या करते हैं हम जी, एक यूनिट वेक्टर से उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट वो क्या हो जाए, उसके रिजल्ट में कुछ फर्क ना पड़े, और वो क्या हो जाए उसको एक एक डायरेक्शन मिल जाए, है ना। उसको क्या मिल जाए भाई, एक डायरेक्शन मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखो क्रॉस प्रोडक्ट यही तक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एफ क्या है इक्वल्स टू यहाँ पे के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर हो, है ना। तो यहाँ पे के होता है एक कांस्टेंट, इसकी कुछ वैल्यू होती है, क्यू की भी कुछ वैल्यू होती है, इसकी सब वैल्यू होती है, ये भी क्या होती है इसकी वैल्यू होती है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास एक दो तीन चार क्वांटिटीज है, सारे के सारे क्या है आपके एक स्केलर है, बट फोर्स क्या होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि दिस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना। तो जब वेक्टर फॉर्म में जब पढ़ते हैं ना, तो हम क्या करते हैं ऐसा लिखते हैं एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर इंटू ऐसे लिखते हैं इसको एन कैप। एक हम यहाँ पे इसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है वन। तो अगर मान लीजिए इसका कैलकुलेशन करके आपको आए यहाँ पे 10 न्यूटन, है ना। तो अगर ये वैल्यू 10 न्यूटन है जिसमें अगर मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है।
बट अगर आपने इसको क्या करा, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। बट दिस विल गेट अ डायरेक्शन, आई कैप, जे कैप, व्हाटएवर, है ना, आपको क्या मिल जाती है? डायरेक्शन मिल जाती है। करेक्ट। सो आपको किसी भी क्वांटिटी को अगर आपको उसमें वेक्टर में फॉर्म करना है, तब्दील करना है, तो आप क्या करते हैं, उसको आप एक यूनिट वेक्टर से आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, एक यूनिट वेक्टर से। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जस्ट मैंने आपको भी इंट्रोडक्शन दिया। कल की क्लास में हम खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट को भी हम अच्छे से खत्म करेंगे। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, सारे वीडियोस को एक बार अच्छे से देख लो, एक बार उसको रिवाइज करो, है ना, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा ये क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, और अभी 15, 16, 17 तक डिस्कस हुए हैं हमारे पेपर, सॉरी दिस ये शीट में 16 तक हमने डिस्कस किया है। तो कल की क्लास में आप और 15 सवाल और करके आइए, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। और ये मेरी गारंटी है, जैसे आपने क्या किया, बहुत लोगों ने, मैंने बताया था, तो नोट्स भी बनाए, कुछ लोगों ने अच्छे नोट्स बनाए, बहुत लोगों ने। और ये जो आपको जितने मैं क्वेश्चंस देता जा रहा हूँ, ये भी आप उसको अच्छे से सॉल्व करो, है ना। इट विल वेरी 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 हेल्पफुल, बहुत आपको शानदार तरीके से एग्जाम में जब आप बैठोगे तो लगेगा ही नहीं कि कोई क्वेश्चन बाहर से आया है ना। तो एग्जाम प्लस टेस्ट आपको अच्छे से तैयार किया जाए एग्जाम्स के लिए, बस आज जितना कहा जाता है आप उतना बस करते जाओ। ओके, तो कल सारे लोग क्या क्या करके आएंगे, होमवर्क लिखता हूँ मैं अभी यहाँ पे। होमवर्क है पहला तो आपका, वेक्टर को वेक्टर को सब लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। वेक्टर पहला तो आप रिवाइज करेंगे। अगला दूसरा काम क्या करना है आपको, इस वर्कशीट में, मैंने आपको जो वर्कशीट दे रखी है उसमें नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, और उससे भी पहले अगर आप एम्बिशन बैच का जो पेपर है, वर्कशीट है, वो करके लाओ। वो करके लो तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, आपको और मजा आएगा, है ना। ऋषभ ने कर लिया, वेरी गुड, है ना। तो वेक्टर आप रिवाइज करके आओ, वर्कशीट इसमें अगले 15 सवाल करके लाइए, रिवाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो कैरी डाउट, एनी डाउट बच्चों? ओके, चलिए अटेंडेंस लगा लेंगे सभी लोग, अपना अपना नाम लिख के रुक जाओ, बता दो मुझे कौन कौन नहीं है, जस्ट टेल मी वंस। ठीक है, नाम लिख जाइए, सब लोग अपना नाम लिख लो, कहीं को।
get some mirror for softener. Add on this